नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। आज के शो में कई बड़ी खबरें हैं, यूपी से जुड़े तमाम अपडेट हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे हर खबर पर। और रोजाना की तरह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी उत्कर्ष। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का शो। पहली खबर जौनपुर से है। जौनपुर की बदलापुर सीट से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा के बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। भाजपा विधायक के बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि केंद्र सरकार को कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, तभी 2027 में भाजपा की यूपी में सरकार बन सकेगी। उत्कर्ष, ये क्या मामला है? बीजेपी विधायक ने तो अपनी ही पार्टी पर तीर छोड़ दिया। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल यही बात है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये बयान है। और उस बयान को बहुत साफ सीधे शब्दों में, जो उसकी दो सबसे बड़ी लाइनें थी वरुण, अगर उसकी बात की जाए तो रमेश मिश्रा ये कहते हैं कि हालात जैसे हैं वैसे ही बने रहे तो 2027 में, यानी कि करीब करीब 2 साल बाद जो चुनाव होने हैं, इन 2026 के आखिरी महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव की बुगाहट शुरू हो जाती है। वो जो चुनाव है वो जीतना मुश्किल हो जाएगा। वो पीडीए के शब्द की बात करते हैं और इसलिए हम अखिलेश यादव की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि जिस वो पीडीए की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि पीडीए के नारे के बाद जिस तरीके से बात आई है, दो अर्थों में उन्होंने कहा कि एक तो विपक्ष जिस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहा है, हम उससे लड़ते दिखाई नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे लड़ना जरूरी है। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने अपनी सरकार की कमियों को लेकर मानी है, जहां पर वो ये कहते हैं कि हालात जो हैं अगर उस पर काम नहीं हुआ, अगर वो ठीक नहीं किए गए, तो अगले विधानसभा चुनाव, आने वाले विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और ये एक वीडियो बम है। मतलब मैं सुबह से इसको एक शब्द कह रहा हूं वरुण, कि वीडियो बम है। भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग विधायक का ऐसा कहना कि अगला चुनाव जीतना मुश्किल होगा, पार्टी के भीतर खाने इस पर ढेर सारी चर्चाएं हो रही हैं। और लोगों का ये डर भी है कि ऐसा ना हो कि कई सारे वीडियो या शिकायतों की फहरिस्त में पहला ना निकले। मतलब ये ना हो कि इसके बाद हम देखें कि और भी ज्यादा नेताओं के इस तरीके के बगावती सुर देखने को मिले। और दूसरी बात जो चिंता है वो ये कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, एक बड़ी बैठक है। उस बैठक से पहले जब ये वीडियो सामने आया है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा जब वहां बैठक पे इसका जिक्र ना हो, इसके हवाले से बातें ना हो रही हो। और अगर वहां पर कई सारे नेता, जिसमें सबसे नीचे भी अगर आप बात करें तो मंडल स्तर से लेकर जिला, प्रदेश, क्षेत्र और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के नेता, खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ में होंगे, वहां पर उस फोरम पर अगर इस तरीके की बातें, इस तरीके के संवाद किन्हीं अन्य नेताओं ने, अन्य पदाधिकारियों ने, अन्य एमएलए ने कर दिए, तो पार्टी के अंदर हार के बाद से जो एक हम कह रहे हैं कि एक दौर चल रहा है जिसमें हर कोई खुलकर खामियां बता रहा है, लेकिन वो अब तक पार्टी बैठकों के अंदर होती थी। जो विधायक बदलापुर के रमेश मिश्रा ने किया है, उसके बाद ये डर है कि ऐसी गड़बड़ियां, इस तरीके की बातें, इस तरीके की शिकवा शिकायतें सार्वजनिक ना होने लगे वरुण। चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण खबर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने यह कहा कि लोकसभा चुनाव में सहयोग नहीं करने वाले पार्टी नेताओं की सूची बन रही है और जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन समिति को कई जगह गंभीर शिकायतें मिली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयार है। उत्कर्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने और कुछ क्या कहा है, और सवाल यह भी कि इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, मायने बहुत साफ हैं कि जो ढेर सारे निष्कर्ष चले हैं, जो ढेर सारी बैठकें हुई हैं, जो ढेर सारी रिपोर्ट बनी है, अब उन पे कार्रवाइयों की बारी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कल उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, उससे पहले कुछ भी नहीं होने जा रहा। हो ये सकता है, सार्वजनिक तौर पर तो नहीं, लेकिन जब तमाम जो प्रस्ताव पार्टी रखती है और उसके बाद जो बड़े नेता हैं वो बंद कमरों में बात करते हैं, एक तरीके से विचार विमर्श करते हैं, तमाम क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वहां पर वो जो समीक्षा बैठकें हुई, जो रिपोर्ट आई, जो मंडलवार बैठकें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसमें जो फाइंडिंग मिली हो उनका जिक्र आए। और उसी के हवाले से वो कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। वो ये नहीं बोल सकते कि देखिए गड़बड़ियों की शिकायत नहीं मिली। हमने थोड़ी देर पहले रमेश मिश्रा के वीडियो पर बात की, इससे पहले कई और ऐसी घटनाएं हैं जहां पर हमने देखा था, श्रावस्ती, देवरिया, जहां पर खुलकर, सहारनपुर, जहां पर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। तो पार्टी के अंदर दिक्कतें तो हैं और ये सार्वजनिक है। अब उन दिक्कतों पर एक्शन होने की बात कर रही है। जैसा आपने पूछा कि और क्या बात हुई, तो और बात ये हुई कि संजीव बालियान बनाम संगीत सोम की जो एक पश्चिम में बड़ी लड़ाई चल रही है, उस पर क्या पार्टी एक्शन लेने जा रही है, उस पर क्या एक्शन हो रहा है।
और भूपेन्द्र चौधरी ने उस पर भी बात कही। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इंतजार हमको करना होगा, करीब 24 घंटे का। कल शाम को जब इस वक्त तक बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का समापन हो रहा होगा, जो राजनीतिक प्रस्ताव आता है, जो स्वागत भाषण होता है, और समापन से पहले जो तमाम नेता ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि प्रदेश भर के नेताओं का जमावड़ा होगा, वहां पर ऑफ रिकॉर्ड अगर कोई बातें करते हैं या ऑन रिकॉर्ड अगर आकर कोई रमेश मिश्रा की तरह कुछ कहता है अपने वीडियो के जरिए मीडिया से बात करते हुए, तब तो ये जो तमाम दिक्कतें हैं, या तो दिक्कतें या फिर उस पर जो एक्शन लिया जा रहा है, उनको किस तरीके से कैरी किया जा रहा है, उनको किस तरीके से संभाला जा रहा है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अब भूपेन्द्र चौधरी के बयान का सिर्फ एक मतलब है वरुण, कि जो रिपोर्ट बननी थी, जो शिकायतें मिलनी थी, वो प्रदेश के पास, प्रदेश संगठन के पास और केंद्रीय नेतृत्व से शायद वो साझा करके उन तक पहुंच चुकी हैं। अब वक्त है कार्रवाइयों का। जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, बहुत जल्द हम देख सकते हैं कि शायद संगठन के स्तर पर जो फेरबदल हो, उससे हम आने वाले भारतीय जनता पार्टी संगठन की तस्वीर भी देखें, जो चुनावों से पहले या जिसकी जिम्मेदारी अगले विधानसभा चुनाव को लड़ाने की होगी। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उन्नाव बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों को सीएम योगी ने दो टूक निर्देश दिए हैं कि भविष्य में प्रदेश की सड़कों पर डग्गामार या बिना परमिट कोई बस चलती मिली तो संबंधित अधिकारियों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री के कड़े रुख के बाद परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में 1 महीने तक डग्गामार और बिना परमिट वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्कर्ष, सीएम योगी यहां एक्शन में दिख रहे हैं, लेकिन क्या यह मान लिया जाए कि अब उन्नाव जैसे हादसों पर लगाम लग सकेगी? देखिए, कोशिश यही है, लेकिन आप ये कह दें कि हाँ लगाम लग सकेगी। उन्नाव हादसे के कई सारे कारण थे, सिर्फ ये कारण नहीं था कि बस बिना परमिट के थी या डग्गा मार थी। कई सारे कारणों में थे। एक ये कारण था, जैसे अभी हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो विंडो पे चल रही है, कि अगर कोई एक वाहन खराब है, वो एक्सप्रेसवे पर खड़ा है, तो आपको ढेर सारे बदलाव करने होंगे इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए। बीचों बीच अगर एक खराब वाहन खड़ा है, तो पीछे से बस अगर तेज गति से आ रही हो, वो डग्गा मार हो नहीं हो, गति नियंत्रण या गति तो सबकी एक जैसी होगी ना। तो इसीलिए जो कोशिश है वो ये जरूर है कि वो जो अनावश्यक दबाव होता है, डग्गा मार बसों या बिना परमिट की बसों के मामले में विशेष अभियान इसलिए भी हो रहा है कि एक ऐसी बसों में देखा जाता है कि प्रॉफिट के, मुनाफे के लालच में ये लोग जरूरत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बसों में बैठा कर चलते हैं। चूंकि रूट परमिट नहीं होते, शॉर्टकट पाने की कोशिश होती है, अधिकतर जो जांच होती है उसको अवॉइड करने की कोशिश होती है, उसको पार करने की कोशिश होती है, तो गति सामान्य तौर पर ज्यादा होती है। तीसरा, रोडवेज की जो बसें चलती हैं, जिनके अपने नियम, कायदे, कानून, प्रोटोकॉल है, वो अलग है। लेकिन जो डग्गा मार बसें हैं, जो बिना परमिट की बसें, जब उनका परमिट नहीं है तो उनकी सिक्योरिटी ऑडिट उस तरीके से नहीं हो पाते। वो किस कंडीशन में है, किसी आपात स्थिति में वो संभाल पाने में, दुर्घटना के असर को कम या बिल्कुल उसको दूर कर पाने में सक्षम है नहीं है, ये सब भी जांच नहीं हो पाती। तो ये जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा ये है कि जो सड़कों पर दबाव है, और खास तौर पर जिस तरीके से डग्गा मार या बिना परमिट की जो बसें चलती हैं, वो यात्रियों की जान से जोखिम लेती हैं। वो यात्रियों की जान को जोखिम पर रखते हुए इस तरीके की यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, जो रोड प्रोटोकॉल होते हैं, सड़क पर चलने के जो नियम होते हैं, अधिकतर ऐसे वाहनों के मामलों में जरूर होता है कि उनकी अवहेलना की जाती है। ये ना हो, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। 1 महीने का अभियान चलना है, लेकिन एक बात सही है कि 1 महीने के अभियान से आप उस 1 महीने के दौरान तो काफी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरे तरीके से रोकने के लिए जरूरी है कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं उत्तर प्रदेश के तमाम एक्सप्रेसवे के, वहां पर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि ये उसके बाद इस तरीके से प्रदेश में सड़कों पर आपको आगे आते दिखाई ही न दे। वरुण, बिल्कुल। चलिए, वर्ष 2016-17 में मुरादाबाद और बरेली मंडल की 100 से अधिक ग्राम पंचायतों में विकास पर खर्च धनराशि का ब्यौरा नहीं दिया गया। विधानसभा पंचायती राज समिति के आदेश के बाद अब इसकी जांच शुरू कर दी गई है। उत्कर्ष, ये क्या मामला है और इसमें किस तरह की सियासत दिखाई दे रही है? सियासत से ज्यादा मुझे लगता है कि ये तमाम हम लोग जो एक शब्द लगातार देख रहे हैं ना, जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि गड़बड़ियां जो होती हैं सालों तक उसका पता ही नहीं चलता। वो जो एक बड़ा अदम गोंडवी साहब कह गए हैं ना, लिख गए हैं कि फाइलों में सब कुछ गुलाबी सा होता है, वो जो पूरी पंक्ति है, ये कुछ वैसा मामला है। वरुण, देखिए, जो मूल रूप से मामला है, 2 मंडलों की आपने बात की है,
2 मंडलों में साल 2016-17 के विकास कार्यों की बात। विकास कार्यों की योजनाएं बनी, उनके लिए बजट भी पास हो गया, यानी धन आवंटित हो गया, पैसा बटा। अधिकतर जो कार्य योजनाएं थी वरुण, वो छोटे, मतलब ग्रामीण इलाकों में जो तमाम छोटी चीजें होती हैं, और हमको भले यहाँ से छोटी लगती हों, छोटी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बजट के हिसाब से वो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। खड़ंजे, नाली, सौंदर्यीकरण, रोड की मरम्मत, तालाबों, जो जल स्रोत होते हैं उनको ठीक करना, उनकी सफाई कराना, इस तरीके के काम होने थे। लेकिन हुआ क्या, जो ऑडिट में पता चला है कि कोई काम हुआ ही नहीं, और वो कोई काम हुआ नहीं, उसका स्थलीय निरीक्षण अभी नहीं हुआ है। दरअसल जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है उसमें ये बोला जाता है कि जो खर्चे हुए हैं उसके हिसाब किताब दीजिए, बिल होंगे, आपने ठेकेदार को भुगतान किया होगा, मजदूरों को भुगतान किया होगा, गाड़ियां मशीनें लगी होंगी उनको भुगतान किया होगा। कोई रिसीविंग नहीं है विभाग के पास, कोई कागजी सबूत नहीं है कि ये खर्च और उसके खर्च के, या ये काम हुआ और उस काम के एवज में इतना भुगतान इस व्यक्ति को या फला व्यक्ति को, फला संस्था को, फला कार्यदायी संस्था को दिया गया। कोई भी खर्च का हिसाब किताब कागजी नहीं मिला है। और अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है कि क्या रिकॉर्ड में कोई दिक्कत है, किसी तरीके से रिकॉर्ड मैनेज नहीं हो पाए, रिकॉर्ड मिसमैच हो गए, खो गए, या काम ही नहीं हुआ है। अब मुझे लगता है जो दूसरा स्टेप होगा वो स्थलीय निरीक्षण का होगा, यानी जगह पर जाकर देखा जाएगा कि जिन जिन कामों को होना था और जिनके अगेंस्ट पर खर्च दिखा दिया गया है वो काम हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। और इसीलिए अब ये जो मामला है तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। जो तमाम ऑर्डर हैं, क्यों हम इसको सपा गवर्नमेंट कह रहे हैं, क्योंकि तब ये पास हुए थे, तब कहा गया था काम होना है, और उसके बाद 2016-17 में पूर्णता के बाद ऑडिट वाली बात हुई थी। लेकिन अगर काम हुए ही नहीं है तो 2 अलग कार्यकाल हों, लेकिन कौन कौन सा अधिकारी उस दौरान पदस्थ रहे उनकी भी सहभागिता को चेक किया जाएगा। वरुण, बिल्कुल। मेरठ न्यायालय ACJM प्रथम विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट नदीम अनवर की अदालत में समाजवादी पार्टी के सरधना क्षेत्र के विधायक अतुल प्रधान के मुकदमों में न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। विधायक के वकील गगन राणा ने बताया कि आरोपी अतुल प्रधान के खिलाफ थाना फलावदा में साल 2022 में आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। उत्कर्ष, समाजवादी पार्टी के एक और विधायक हमें मुसीबत में दिख रहे हैं, ये क्या केस है? कुल 3 केस थे, क्योंकि विधायकों के खिलाफ जो मामले होते हैं वो MP MLA कोर्ट में चलते हैं। ये जो केस है ये साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान का है। आचार संहिता के अपने नियम होते हैं, आचार संहिता के नियमों की शिकायत की गई थी, उनके उल्लंघन की। और कोई एक तरीके का उल्लंघन नहीं, कई सारे थे, मतलब उसमें भाषण से लेकर उसमें स्पीच और उसमें खर्च और उसमें फिर प्रचार के तरीके और कई तमाम बातों को लेकर ये शिकायत हुई थी। उसमें प्रथम दृष्टया कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, यानी जो आरोप है माना है कि आरोप तो सही है। अब दोषी करार देना और उसके बाद सजा, और ये जो 2 ऐसी प्रोसेस है जो अभी भी होंगी। लेकिन अतुल प्रधान पर ये कोई पहला या इकलौता मामला नहीं है, इसके अलावा 2 मामले और हैं। एक मामला 2015 का है, वो धरना देने का और पूरे यातायात अवरुद्ध करने का वो मामला है। साल 2015 का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ठीक सामने प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान भी ये मामला आया था। और उसके बाद 2017 या 19 मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हूं उस मामले में, लेकिन वो भी एक आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। और उस मामले में भी तो जैसा आपने कहा ना कि मुसीबत पड़ने वाली बात, वो जरूर है, क्योंकि देखिए इसमें आरोप तय हो गए, यानी प्रथम दृष्टया आरोपों को सही माना गया है। अब आरोपों की गंभीरता पर कि कितने इंटेंट के साथ और कितना सोच समझकर विचार करके किए गए, उससे दोष सिद्धि की बात आएगी, यानी कि माना जाएगा कि ठीक है आरोप सही है, अब इन आरोपों के आधार पर आपको दोषी माना जा रहा है। और उसके बाद जो इंटेंशन ऑफ क्राइम होगी, यानी जो वेटेज ऑफ क्राइम होगा, क्योंकि हर सजाओं में हम देखते हैं कहीं से कहीं तक की सजाओं की बात आती है, तो जिन धाराओं पर चार्ज फ्रेम हो जाएंगे दोषी माना जाएगा, अगर ऐसा होता है तो उसके बाद दिक्कत है। लेकिन मैंने जो 2 केस का उल्लेख किया वो इसीलिए किया कि अगर मान लीजिए इन मामले में, इस पर्टिकुलर मामले में जो आपने पूछा है कि जो CJM कोर्ट ने, MP MLA विशेष कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आरोप तय किए हैं, अगर उससे छूट मिल जाती है, राहत मिल जाती है, तो ये इकलौता मामला नहीं है। अतुल प्रधान की दिक्कतें बढ़ सकती है। और जैसा आपने बखूबी अपने एंकर में भी कहा कि एक और समाजवादी पार्टी के विधायक, क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे पूर्व विधायक बहराइच के, उनके खिलाफ जांच की बात हो रही थी, बलरामपुर पुलिस ने वो सबूत सौंपे थे। बलरामपुर के, माफ कीजिएगा, कानपुर का मामला हम देख ही रहे हैं, आजम खान का मामला हम देख रहे हैं, और अब अतुल प्रधान उस फेहरिस्त में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण, बिल्कुल। ज्ञानव्यापी से संबंधित 2 मामलों की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। दोनों ही मामलों में सुनवाई के लिए आगे की तिथि नियत की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानव्यापी से संबंधित साल 1991 लॉर्ड विश्वेश्वर नाथ की मूलवाद में सुनवाई होनी थी।
न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई की अगली तिथि 16 जुलाई नियत की गई है। उत्कर्ष, ये जो मामला है ज्ञानव्यापी मामला, इसमें क्या चल रहा है और ये जो जिस सुनवाई की बात थी, इसमें क्या सुनवाई होनी थी, क्या कुछ है, बताएं। देखिए, दो मामले, अब इसमें इसमें भी दो अलग अलग मामले हैं। जैसा आपने खुद कहा, दो अलग अलग तारीखें आई हैं, एक 16 तारीख की और एक 26 तारीख की। दो अलग अलग मामले थे। दूसरा मामला जो है, जिसमें मैं पहले बात कर लूं, जिसमें 26 तारीख दी गई है, वो सर्वे से जुड़ा मामला है। सर्वे से जुड़े मामले में सर्वे को लेकर दोनों ही पक्षों से, और जो हमने पहले भी चर्चा की थी, सर्वे को लेकर जो बात होती है, तब भी सुनवाई टली थी, अगर आपको याद हो, तब मुस्लिम पक्ष के उपस्थित न होने के कारण सुनवाई टली थी। अभी भी वही मामला है कि जो सर्वे को लेकर उसमें दोनों ही पार्टियों की ओर से अपनी अपनी मांगे रखी जा रही हैं। अब इस मामले को कोर्ट को सुनना है और कोर्ट सुनने के बाद आगे तय करेगा कि सर्वे की जो दिशा है, या सर्वे को लेकर अगर कोई और खास तरीके के निर्देश देने की आवश्यकता है, कोई प्रोटोकॉल चेंज करने की आवश्यकता है, जो वजू खाने के अंदर का सर्वे है उसको लेकर। हुआ ये था कि जो सक्षम अधिकारी थे, न्यायिक अधिकारी थे, वो सर्वे और जो मुआयने का काम है उसमें व्यस्त थे और वो काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए आज वो सुनवाई नहीं हो सकी, तो उसको टाला गया है। अब पहला केस जो कि जिसकी सुनवाई अब 16 तारीख को होनी है, उस मामले में दरअसल वो एक लोकल मामला है और वो पिटीशन है जो वादी हैं, यानी कि जो लोग अपनी पार्टी बनते हैं, जो लोग केस करते हैं, उनसे जुड़ा। तो हिंदू पक्षों की ओर से कुछ लोग अपने आप को उस पूरे केस में जोड़ना चाहते हैं, यानी वो भी पक्षकार बनना चाहते हैं। इसमें हिंदू पक्ष की ओर से ही एक तीसरा पक्ष भी आया है, जो कि मेरी जानकारी में जो वहां पर शंकराचार्य और जो पीठ है उनसे जुड़ा पक्ष है, वो भी इस मामले में जुड़ना चाहता है। वो हिंदू पक्ष के साथ जुड़कर नहीं, बल्कि एक तीसरे पक्ष के तौर पर, जैसा हमने राम जन्मभूमि मामले में देखा था कि रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा, हिंदू पक्ष से भी दो दो पक्ष थे, और उसके बाद शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक तीसरा पक्ष था जो मुस्लिम पक्ष था। वैसे ही इसमें हिंदू पक्ष से कुछ लोग नाम जुड़वाना चाहते हैं, जो वहां पर शंकराचार्य पीठ है वो एक तीसरे पक्ष के तौर पर अपने आप को जुड़ना चाहती है, और मुस्लिम पक्ष में भी कुछ संशोधन है, तो वो मामले को भी सुना जाना है। चूंकि वहां पर अनुपलब्धता रही, वहां पर भी ये बात रही कि अवकाश पर हैं, तो इसलिए वो मामला भी जो है वो टल गया है। तो ऐसे में दो अलग अलग मामले हैं, एक सर्वे से जुड़ा है और दूसरा जो सुनवाई हो रही है, जिसमें अलग अलग पक्ष चाहता है कि उनको पक्षकार बनाकर सुना जाए। उसमें पक्षकारों की लिस्टिंग का मामला है कि कुछ और लोग, क्योंकि कुछ सुनवाई शुरू हो गई, कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई, अब जो बीच में जुड़ना चाहते हैं वो भी अपने दावे रखेंगे कि आखिरकार किस बिना पर उनको इस मामले में जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए। कोर्ट ये फैसला अंतिम तौर पर करेगा। वरुण जी, यूपी में शनिवार को 6 जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत 10 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। जालौन, एटा, हरदोई, शामली, बिजनौर और गाजीपुर के पुलिस अधीक्षकों के तबादले हुए हैं। आईपीएस श्याम नारायण सिंह एटा के नए पुलिस अधीक्षक बने हैं। आईपीएस अभिषेक बिजनौर, आईपीएस नीरज कुमार जादौन को हरदोई, आईपीएस ईराज रजा को गाजीपुर, आईपीएस रामसेवक गौतम को शामली का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। उत्कर्ष, आपने तो पहले ही कहा था कि तबादलों का ये जो सिलसिला है ये फिलहाल रुकेगा नहीं, और एक बार फिर तबादले हो गए। बिल्कुल नहीं रुकेंगे, और जैसा आपने भी कह दिया, मैंने भी कहा था, मैं वापस आपको कह रहा हूं कि ये अभी भी जो तमाम क्रम चल रहे हैं, मतलब जुलाई का महीना ट्रांसफर का महीना मान लीजिए, कई सारे करेक्शन होने हैं, और इसको वापस अगर आप पॉलिटिकल एंगल देखते हैं, आज के तबादलों में 10 आईपीएस के तबादलों में तो भले कोई राजनीतिक कारण ना हो, लेकिन कल जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक है, ढेर सारे रिव्यू, ढेर सारे फीडबैक वहां पर भी आएंगे, और ऐसे में ये मुमकिन है कि वहां पर भी इस तरीके के तबादलों की बात या उसके बाद तबादलों की बात देखी जाए। अफसरों की शिकायत या अफसरों के काम को लेकर फीडबैक, और कई बार वो तारीफों के क्रम में भी, हर तबादले को हमको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस पूरे तबादलों की सूची को लेकर मैं कुछ अधिकारियों से बात कर रहा था, और ये मुझे किसी अधिकारी ने कहा कि हर तबादला नेगेटिव नहीं होता है। कई बार ये होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माना जाता है कि सरकार जो विभाग या जो काम चाहती है, जो सरकार के लिए बहुत डिजायरिंग होता है या बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा होती है, जैसे अब अगर किसी को कुंभ से जुड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलती है, तो वो किसी भी तरीके से आप उसको नेगेटिव ट्रांसफर नहीं मान सकते। आप ये मान सकते हैं कि सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो पूरे के पूरे कार्यक्रम होंगे, और कुंभ एक ऐसा अवसर होगा तो वहां पर अगर कोई पहुंचता है। खैर, शनिवार को जो, यानी आज जो तबादले हुए हैं, ये एक सामान्य या रूटीन तबादले इन्हें माना जा रहा है। 10 कुल आईपीएस हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है, विभागों से लेकर जिलों तक में बदलाव हुआ है, और उसको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से किन जिलों पर ज्यादा जरूरत है, कई लोग जो पुराने समय से या काफी लंबे वक्त से वहां पर थे, और इसके अलावा
कुछ पुलिस अधिकारियों के अच्छे काम, और ऐसे में उनको ज्यादा संवेदनशील जिलों में भेजा गया है। इसमें एक चीज जो जरूर है लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी वरुण, वो ये है कि त्योहारों के सीजन शुरू होने से पहले जिलों में ये बदलाव हुए हैं, और ऐसे में इसको ये जरूर देखा जा रहा है कि ज्यादा सक्षम अधिकारी जिलों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उनको वहां पर भेजा या रिपोस्ट किया गया है। क्योंकि अब हम कुछ दिन में देखेंगे कि कांवड़ यात्रा निकलेगी कई जिलों में से होकर वो गुजरती है, तो वहां पर ऐसे अधिकारी हों जो उस तरीके के क्राउड मैनेजमेंट को संभालने में सक्षम रहे हों, जिनके पास ऐसा अनुभव रहा हो। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि आने वाले वक्त में और भी तबादले होंगे। जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हमारे तमाम सूत्र हैं वो हमको लगातार बता रहे हैं कि एकलौता ट्रांसफर नहीं है, तो वो जो कारण के सहित तबादले होते हैं वो भी हमको कुछ दिनों में दिखाई देंगे। एक्शन लगातार हो रहा है। इस बीच में कुछ निलंबन जैसी घटनाएं भी हुई हैं। सरकार ने बाढ़ को लेकर कुछ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है वरुण, और ऐसे में अगर वो अधिकारी अपना कारण नहीं दे पाते, जो लापरवाही की शिकायतें हैं, तो ये जरूर है, ये आप मान लीजिए कि फिर वहां पर हम निलंबन देख सकते हैं। तबादलों से भी बड़ा एक्शन वहां पर भी हम देख सकते हैं। आखिरी जो निलंबन हमने देखा था हाथरस के मामले पर देखा था, लेकिन अब राजस्व और बाढ़, यानी वो कुल मिलाकर मोटा मोटा राजस्व विभाग में आता है। जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि राजस्व विभाग में कुछ एक्शन इस महीने में हमको देखने को मिल सकता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं, वहां पर अगर प्रबंधन ढंग से नहीं होता या वहां से शिकायत आती है, उन मामलों को सरकार हल्के में नहीं लेना चाहती। बिल्कुल। अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा ने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है और राहुल जी हमेशा ही सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करते हैं। अमेठी सांसद ने यह भी कहा कि हमें ऐसी भाषा से बचना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि स्मृति ईरानी और अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां न करें। उत्कर्ष, कांग्रेस की ओर से एक और बयान आया है सामने, इसको किस तरह लेते हैं आप? बिल्कुल उसी क्रम में लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी भले ही पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में से या सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। अगर राहुल गांधी ने कोई बात कही है तो पहली बात तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पार्टी में कोई नेता उसका विरोध करेगा किसी भी स्तर पर। अगर वो ऐसा करता तो वो शायद हमारी पहली खबर होती, हम रमेश मिश्रा की खबर की वजह उस पर बात कर रहे होते। तो ये समर्थन का क्रम है। केएल शर्मा दरअसल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ बयानबाजी ना करने की अपील कही थी। स्मृति ईरानी केएल शर्मा से ही चुनाव हारी है, और इसीलिए जब उनसे रिएक्शन कहा गया कि देखिए जो आपसे चुनाव हारे हैं वो अपना घर खाली किया, और घर भी स्मृति ईरानी को क्यों खाली करना पड़ा? क्योंकि अमेठी का चुनाव हारी। तो जब चुनाव हारी तो वो सरकारी घर खाली करना पड़ा। तो केएल शर्मा से पूछा गया कि देखिए वो अब घर खाली कर रही है पहले, और सवाल का कॉन्टेक्स्ट वैसा ही बनाया गया था जो मेरी जानकारी है कि देखिए एक समय था कि राहुल गांधी जी को भी घर खाली करना पड़ा था, अब स्मृति ईरानी कर रही है। तब केएल शर्मा ने इस बात को कहा कि हमारे नेता ने पहली बात कह दी है कि हमको इस तरीके के कमेंट नहीं करना चाहिए। तो राजनीति में जो हार जीत है वो एक क्रम है जो चलता रहता है, लेकिन वो व्यक्तिगत आक्षेप ना हो, उसलिए केएल शर्मा का बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि एक तो वो अमेठी जीते हैं और स्मृति ईरानी के खिलाफ उन्होंने चुनाव जीता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस पूरे चुनाव के दौर में कई बार ऐसा हुआ था, हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से केएल शर्मा के खिलाफ जो टिप्पणी हुई थी वो भी बहुत अच्छी या बहुत उचित नहीं कही जा सकती। ऐसे में उनका बड़ा संभला हुआ रिएक्शन देना उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को, और जो कल भी हम कह रहे थे, एक अच्छे संकेत को दिखाता है कि आप अंडर द लाइन जाकर या बिलो द बेल्ट जाकर, जो अंग्रेजी की कहावत है, कि आप इस तरह टिप्पणी नहीं करते हैं। और ये एक अच्छी मैं इसको एक अच्छे बयान के तौर पर, एक वेलकम जेस्चर के तौर पर देखता हूं वरुण। और अच्छा है कि राजनीति में वो कटुता कम हो रही है, और जो राजनीतिक मतभेद हैं वो सिर्फ राजनीतिक मतभेद तक सीमित होते हमको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई है, और उप मुख्यमंत्री ने आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द इस भर्ती में न्याय देने का पूरा भरोसा दिलाया है। उत्कर्ष, कल भी हमने इस खबर पर चर्चा की थी, अब इस पर अपडेट भी आया है। क्या यह माना जाए कि इस मामले में अब जल्द एक्शन होगा? दरअसल जल्द एक्शन ही एक ऐसी चीज है जो वो अभ्यर्थी चाह रहे हैं वरुण, लेकिन ये मान लेना थोड़ा मुश्किल इसलिए दिख रहा है क्योंकि कल भी हमने बात की थी और मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया था। ये आज का मामला नहीं है। 2022 में एक रिपोर्ट आती है, मामला उससे भी पहले का है। उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं मोटा मोटा कई सारी जो रिपोर्ट्स आई हैं, कई सारी जहां से बात कही जा सकती थी। कहा गया कि जो करीब 69,000 जो ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनके मामले में खास तौर पर रिजर्वेशन के मामले में
वो जो पूरी लिस्ट है रिजर्वेशन वाली वो रिवाइज होनी चाहिए। वो आज तक हुई नहीं, 2 साल हो गए। तो जो आप जल्द वाली बात कह रहे हैं, ये कह देना कि जल्द होगा इसलिए मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि 2 साल से ये अभ्यर्थी इसी तरीके से भटक रहे हैं। हर वो उचित दरवाजा जो खटखटाया जा सकता है उसको खटखटाया जा रहा है, लेकिन अब तक एक्शन नहीं हुआ। हालांकि सरकार की ओर से जो दूसरा सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है शासन का, उप मुख्यमंत्री, उनसे इन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन एक बात और सच है ना कि ऐसे कई आश्वासन इन अभ्यर्थियों को पिछले 2 सालों में मिल चुके हैं। उससे पहले से कई अभ्यर्थी भटक रहे हैं अपने अपने स्तर पर। जब कानूनी लड़ाई हुई उस पीरियड को अगर ना भी गिना जाए तो ऐसे में जल्द एक्शन होगा ये एक मुश्किल बात लग रही है। लेकिन ये जरूर है कि जब ये मान लिया गया, रिपोर्ट में एक बात सामने आ गई कि वो जो पूरी की पूरी लिस्ट है उसमें कुछ गड़बड़े हैं और वो रिवाइज होने की बात भी अगर आ गई तो फिर वो रिवाइज क्यों नहीं हो रही, ये एक ऐसा सवाल है जहां से असंतोष उपजता है। और हम देख रहे हैं कि अभी जो ये डेलीगेशन के तौर पर मिल रहे हैं, कल को फिर ऐसे ही अभ्यर्थी मजबूर होते हैं कि वो प्रदर्शन करते हैं। और सरकार को इन लोगों की सुनवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए, और वो इसलिए भी करनी चाहिए कि एक तो पॉलिटिकल, अगर इसके हम राजनीतिक कारणों को देखें तो विपक्ष को आप एक मौका देते हैं, एक हथियार देते हैं, खासतौर पर उन मामलों में जहां पर आप को नियुक्ति करनी और आपकी ओर से काम होना है उसमें देरी हो रही हो। तो विपक्ष आरोप जो लगाता है भर्तियों से लेकर रोजगार से लेकर तमाम बातों का, वो कई बार पुख्ता होता नजर आता है। दूसरा, जब आप इस तरीके से जो भर्तियां वो नहीं करते तो जो काम होना है, जब भर्तियां नहीं हुई तो उस पर भी असर पड़ता है, अभ्यर्थियों में असंतोष आता है और वो जो पूरा परसेप्शन है, जो सरकारी मशीनरी के लूप होल्स हैं वो खुलकर साफ दिखाई देते हैं। तो इन दोनों ही मुद्दों को आपको, विपक्ष को भी अगर शांत रखना तो राजनीतिक कारणों से भी देखा जाए या फिर प्रशासन, शासन, उत्तर प्रदेश शासन चलाने की दृष्टि से भी देखा जाए, बहुत जरूरी है कि जल्द एक्शन हो। लेकिन जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि इस मामले के साथ ये इन अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य है वरुण की, ये हर उचित दरवाजे पर गए लेकिन जो जल्द एक्शन था या जो एक्शन था वो भी आज तक नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये जो बातें हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट भी उसको कर रहा है या सही दरवाजों पर ये मिल रहे हैं, तो शायद जल्दी एक्शन हो, ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ये होना चाहिए, जायज मांग भी है। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी और उम्मीद है ये तमाम खबरें, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।